नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और हर हफ्ते की तरह हम हाजिर हैं आपके लिए कमोडिटीज का खास शो लेकर। आज के स्पेशल शो में हम बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। त्योहारों के बाद डिमांड घटने और रबी की अच्छी बुआई के आंकड़ों से पिछले कुछ दिनों में ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में दबाव देखने को मिला है, लेकिन एक बार फिर चना हो या तेल तिलहन या कॉटन या गुआर, सभी तरफ में निचले स्तरों से खरीदारी लौटती हुई दिखी है। ऐसे में एग्री कमोडिटीज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आज के खास शो कमोडिटी आउटलुक एग्री कमोडिटीज, इसी पर हम करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके, कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा और कॉम ट्रेंड्स के टीकांत शेखर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर खाने के तेलों से कर लेते हैं, जहां पर त्योहारों के बाद हमने कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। जहां तक रबी का तिलहन का बुआई का इलाका है, वहां पर 4% का इजाफा पिछले साल के कंपैरिजन में देखने को मिला है। और इसी के साथ इस हफ्ते में खबर भी थी कि शायद सोया तेल की इंपोर्ट ड्यूटी में यहां पर घटने की तैयारी सरकार कर सकती है। ऑफकोर्स वहां पर कोई कॉन्फर्मेशन देखने को नहीं मिली, लेकिन उसका भी एक असर हमने भावों में आता हुआ देखा। रवि, आप कैसे देखते हैं खाने के तेलों में, और यहां पर आगे जाकर अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अगले हफ्ते के लिए? डेफिनेटली जो न्यूज था, बट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का मींस के जो थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में जो रिकवरी आई, वो ग्लोबल इंडाइसेस, ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट से एक अच्छी रिकवरी आई, क्योंकि चाइना है वो यूएस में काफी बड़े मात्रा में अभी भी बाई कर रहा है, क्योंकि फरवरी में चाइनीज लूनर फेस्टिवल के पहले वैसे भी चाइना की ओर से सोया ऑयल की अच्छी एंड सोयाबीन की अच्छी इंपोर्ट वहां पे रहते हैं। हालांकि डोमेस्टिक सेंटिमेंट देख के चले या सोइंग का जो रुतबा आरएमसीड का है वो देख के चले, आई थिंक एक रेस्टिव ट्रेंड शायद नेक्स्ट वीक रह सकता है। पर्टिकुलर रूपी भी काफी स्ट्रांग है, तो उसका एक एडिशनल जो रेस्टर्स है वो आपको शायद वहां पे सोयाबीन और सोया ऑयल में देखने को मिले। हालांकि जो कच्चे तेल में प्राइसेस में जो अप्रिशिएशन देखने को मिला, ब्रेंट में जो $50 के ऊपर के लेवल अभी देख रहे हैं, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक में पाम ऑयल थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। वहां पे तेजी बनी हुई है, 900 के लेवल टेक्निकली भी काफी अच्छा सपोर्ट बना के चल रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा जो पैक है वो पूरा डिवाइडेड है, जिसमें थोड़ा बेरिशनेस सोयाबीन एज वेल एज आरएमसीड जो तिलहन है वहां पे ज्यादा एक बेरिशनेस है। हालांकि जो सीपीओ है उसमें बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, बट ये पूरे पैक से कोई एक ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से सरसों में एक बार वीक वाली का ट्रेड लेना चाहिए। नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि 5400 तक के टारगेट सरसों में देखने को मिल सकते हैं। वही 5740 का एक स्टॉप लॉस भी लगा है। और अगर कॉन्ट्रा को लेना है थोड़ा ये सीट को पॉजिटिव साइड ये पैक को कवर करना है, तो मेरे हिसाब से पाम ऑयल में 900 के करीब एक बार बाय का कॉल हम ले सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का एक एडिशनल सपोर्ट है। तो वहां पे एक बार मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स रहना चाहिए, और सरसों में यहाँ से एक अच्छी बिक वाली देखने को मिल सकती है। तो ये पूरे सेक्टर का हाल है। सरसों में बिकवाली करें और पाम तेल में खरीदारी करके अगले हफ्ते आप यहां पर काम कर सकते हैं। ज्ञान शेखर, आप खाने के तेलों के सेक्टर को काफी क्लोजली यहां पर वॉच करते हैं। आप रवि से कितना एग्री करते हैं और आपकी अपनी फंडामेंटल्स पर क्या रीडिंग है? Manisha, apart from the positive fundamentals based on low stock inventory globally, और डोमेस्टिक मार्केट में भी वेदर का कुछ कंसर्न था, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वेदर का कंसर्न था, all this has resulted in a price rally, so it has really risen very sharply. At this point in time, थोड़ा एक consolidation होगा before it starts going up again, and whatever factors the gentleman said, I think is pretty much valid. In fact, going forward, if you look at what are the positive factors that can drive oil prices higher, the first thing is the Chinese New Year demand. There won't be any let up in this demand, and it's going to be a year where it will be post-COVID and more demand will come in. और crude oil prices में भी एक तेजी का ही माहौल है. So based on all this, I'm quite bullish on edible oil prices going further, but there might be a small correction now and possibly some consolidation, but one should buy into that. और मेरे ख्याल से यहाँ से CPO 945-950 तक टारगेट कर रहा है, और रिफाइंड सोया ऑयल we're looking at anywhere close to 1100 to 1125. So it's an absolutely buy on dips kind of a strategy for now. चलिए, कुछ कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिल रही है बाजार में। अच्छी खासी बढ़त के बाद कुछ मुनाफा वसूली थी, लेकिन डिप्स पे खरीदारी की राय यहां पर ज्ञान शेखर की तरफ से आती हुई। सुनील, आपका भी कोई टॉपिक है यहां पर खाने के तेलों में? आपका झुकाव किस तरफ है?
जी मनीषा, मुझे लगता है कि सोया रिफाइंड एक पिक ऑफ द कमोडिटी हो सकता है। जिस तरीके का रैली हमने देखा है सोया रिफाइंड में, तो मुझे लगता है कि एक रैली मोमेंटम सा बना हुआ है। मुझे लगता है कि चाइना की तरफ से एक स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि डिमांड आने वाले समय बस एक ही फैक्टर हमें कंसिडर करना है कि मार्केट में ये भी रूमर है कि गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है कि सोया रिफाइंड ऑयल में भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती शायद आ सकती है। अगेन ये रूमर है, मार्केट में कंफर्म न्यूज नहीं है, तो इसके ऊपर एक ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ी बढ़ोतरी आने वाले समय में देखनी चाहिए। तो मैं भी एग्री करता हूँ, 1100 तक का एक लेवल जो है सोया रिफाइंड ऑयल के फ्रंट पे हमको देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल लेवल पे जो वेदर कंसर्न्स है, मुझे लगता है कि ये सपोर्टिंग फैक्टर जो है माना जा सकता है रिफाइंड सोया में। रिफाइंड सोया तेल और पाम में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से वो यहाँ पर एक ट्रेंड बन के नजर आ रहा है। तो ये तो बात हुई खाने के तेलों की। बात हम यहाँ पर दालों की कर लेते हैं, जहां पर चने में बहुत ज्यादा मंदी के बाद हमने कुछ खरीदारी फिर से लौटते हुए देखी है। अगर आप 3 दिसंबर तक के चने के बुआई के आंकड़े देखें रबी के लिए, तो यहाँ पर 16% का इजाफा देखने को मिला है, जिसका लगातार सपोर्ट यहाँ पर भावों में रहा है। लेकिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली के बाद, जैसे मैंने कहा, कुछ खरीदारी यहाँ पर डेफिनेटली लौटती हुई नजर आई है। ज्ञानशेखर, आप पूरे पल्सेस सेक्टर को कैसे देखते हैं? काफी हद तक नेफेड क्या करेगा, बाजार इसके ऊपर नजर रखता है, लेकिन एज ऑफ नाउ कंप्लीटली रबी की बुआई के ऊपर यहाँ पर ध्यान है। I think the price is falling below the minimum support price as far as China is concerned. Is a very good support base for it. So I think from here we should see some support for pulses and specifically China. तो मेरे ख्याल से यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्सल शुरू होगा अपसाइड, and we should see more upside in the coming months. Most of the demand is kind of over, but you'll see some fresh demand coming in the early part of next year. So gradually, I think market will start rallying from present levels. सुनील, क्या लेवल्स आप यहाँ पर देखेंगे चने में? जैसे ज्ञानशेखर ने कहा कि यहाँ से खरीदारी करें, और अर्ली अगले साल में यहाँ पर मांग और भाव दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनीषा जी, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिप फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी दाल मिल्स हैं वहां से रिपोर्ट ये आ रहा है कि चने का बिक्री उतना अग्रेसिवली नहीं हो पा रहा है जितना फेस्टिव सीजन में हमने अच्छा खासा डिमांड देखा था। प्राइसेस ऑलरेडी 800 रुपए करेक्ट हो चुके हैं रिसेंट हाई से, बट सोइंग नंबर्स अच्छे हैं। इस बार आउटपुट भी एक्सपेक्टेड बढ़िया है। बट मुझे लगता है कि एक तरीके से मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से भी एक फियर्स हैं कि भाई पल्सेस में एक डिस्काउंटेड प्राइस पे माल बेचने के लिए एक रणनीति जो है देखी जा सकती है, ताकि कॉमन आदमी को एक बेनिफिट सा मिले। और इवन क्रॉप जो है, नया क्रॉप एक्सपेक्टेड अभी 2 महीना आगे है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिप जरूर देखने को मिल सकता है। अभी स्लगिश डिमांड है फिजिकल मार्केट में, तो मैं करंट लेवल पे तो बाई नहीं रेकमेंड करूंगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि 4600 का एक लेवल जो है वो एक ठीक ठाक एंट्री लेवल रहेगा। एक हफ्ते का व्यू से मुझे लगता है कि 4750 या 4800 के रेंज में सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 4900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और 4600 तक का एक टारगेट देखा जा सकता है। बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है। अगर आप भाव देखें पिछले 2 महीने में, तो करीब करीब 10% की बढ़त यहाँ पर तय होती हुई नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अच्छा खासा सपोर्ट है। 19 महीने के हाईज पर हमने यहाँ पर भाव बनते हुए देखे हैं। और जिस तरह की कॉटलुक की रिपोर्ट आई है, उनके हिसाब से ग्लोबल प्रोडक्शन में कमी है। भारतीय प्रोडक्शन में भी पिछले साल के मुकाबले इस बार कम फसल होने की उम्मीद है। रवि, कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस को? जो तेजी लौटी है, क्या ये खरीदारी के मौके हैं, क्या और बढ़त की उम्मीद है? डेफिनेटली बढ़त रह सकते हैं। आपने जो फंडामेंटल्स काउंट किए, डेफिनेटली फंडामेंटल्स काफी अच्छी तरह प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। एडिशनली जो लॉकडाउन के बाद जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में रिज्यूम हुआ है, साथ में कल ही बात करें तो कल फिच ने भी चाइनीज की जीडीपी ग्रोथ को भी अपग्रेड किया, एंड शॉर्ट टर्म में तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसी ने चाइना के ग्रोथ को अपग्रेड किया। तो जब चाइना एंड कॉटन मीन्स उसके एक सिनोनिम्स है, जब भी चाइना में आउटलुक, इंडस्ट्रियल आउटलुक बेटर रहता है, तब तक कॉटन के प्राइसेस में अच्छा उछाल देखने को मिला है। सेकंड जो पॉजिटिव दिख रहा है वो है सीसीआई का प्रोक्योरमेंट। सीसीआई लास्ट ईयर काफी रिकॉर्ड ब्रेक प्रोक्योरमेंट था। ये साल भी उम्मीद है कि सीसीआई प्राइस को सपोर्ट करने के लिए या फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छी तरह बाइंग करेगा। सेकंड देखें तो जो एस्टिमेट, अर्ली एस्टिमेट थी कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो 370 लाख बेल रह सकता है, वो अभी धीरे धीरे सीसीआई ने वो एस्टिमेट लास्ट ईयर के अभी कंपैरिजन में 350
56 लाख बेल कर दी, तो आई थिंक जो एक डर था कि हायर अराइवल्स होगी या हायर एक सप्लाई का प्रेशर रहेगा, वो भी इशू हो रहा है। तो अभी जो फंडामेंटल अब तक जो दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से तेजी एक्सटेंड हो सकते हैं। कपास में बाय करें, वहां पे सीसीआई की बाइंग का भी सपोर्ट है। आगे जाके मुझे लग रहा है 1220 तक के टारगेट आपको कपास में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1160 का लगा। और दूसरी जो कमोडिटी है कोकुड़ कपास खली, उसमें जो सीजनल एडवांटेज है, एनिमल फीड डिमांड है, और साथ में देखें तो कोकुड़ की अवेलेबिलिटी काफी फिजिकल मार्केट स्पॉट मार्केट में कम है, डिमांड बढ़ती रही है। मेरे हिसाब से 2000 का लेवल ध्यान में रखे, कोई भी डिप मिले 2000 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 2150 तक के टारगेट कोकुड़ कपास खाली में दिख सकते हैं। तो दोनों कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ वोलेटिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट, ये दो कमोडिटी डोमेस्टिक मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकती है। एक महीने में हमने कोकुड़ में 5% की बढ़त आते हुए देखी है और सर्दियों में मांग बढ़ भी जाती है। जिस तरह की अवेलेबिलिटी है उसका भी एक असर यहाँ पर प्राइसेस में क्लियरली देखने को मिला है। ज्ञानशेखर, आप कैसे देखते हैं कॉटन सेक्टर को, कपास, कॉटन या कोकोडॉल को? आपको लगता है यहाँ पर और तेजी देखने को मिलेगी? Manisha, yesterday's WASDE report is something very important because it's conveyed a very bullish message going forward as far as the overall natural fiber cotton is concerned. It decreased the global cotton output by almost 2 million pairs, and at the same time it has also increased the consumption by 1.5 million pairs. So that is a very phenomenal thing for this rally to continue in the entire cotton complex. So मेरे ख्याल से जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स ड्राइव किया है मार्केट को, I think there is further more triggers that are coming in, and with the COVID vaccine and with rising crude oil prices, ये सब कुछ cotton के लिए बहुत supportive है. And I think we're headed to 21,000 to 21,500 at least in the near term. And I think one can start buying cotton futures anywhere from here or any tips from here for a target of 21,000, 21,200. खरीदारी की राय यहाँ पर पूरे कॉटन सेक्टर में है और कॉटन प्रोडक्ट्स में है, तो क्लियरली एक और सेक्टर जो आगे जाकर यहाँ पर काफी बुलिशनेस दिखा सकता है। लेकिन अभी समय है एक ब्रेक का। जब लौटेंगे तो बात करेंगे मसालों की, गुआर और कैस्टर पर भी रहेगी नजर। आपका स्वागत है और फोकस यहाँ पर मसालों पे कर लेते हैं, जहां पर भी त्योहारों के बाद हमने कुछ मंदी आते हुए देखी और 6 महीने के निचले स्तर पर अब धनिये के भाव गिरते हुए नजर आए हैं। धनिया और जीरा में यहाँ पर अच्छी बुआई भी है, जिसका असर हमने भावों पे पड़ते हुए देखा है, और मसालों का पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड भी है, जिसका असर यहाँ पर प्राइसेस में है। और हल्दी की तो नई आवक भी शुरू हो गई है, तो उसका असर हमने ऑलरेडी वहां पर भावों में पड़ता हुआ देखा है। रवि, पूरे मसाला पैक में आपके यहाँ पर टॉप पिक्स कहां पर होंगे और कैसे करेंगे कारोबार? डेफिनेटली जो कोरोना की डिमांड के बाद टर्मरिक में अराइवल्स का प्रेशर आया, तो इस हिसाब से वहां पे एक अच्छी डिमांड के बावजूद भी पैटर्न साइडवेज है। प्राइसेस ऑलरेडी 1500 to 6000 के बिटवीन कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में और कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा बेरिश फंडामेंटल नहीं है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी टर्मरिक में रह सकते हैं। जो सपोर्ट है टर्मरिक का वो है 5800 का। जब तक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट ब्रीच ना हो, आई थिंक पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहेगा। हालांकि धनिया में मुझे लग रहा है कि वीकनेस और बरकरार रह सकते हैं। बेसिक रीजन है कि डिमांड भी थोड़ा लैकलस्टर है और इंपोर्ट का काफी प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि रुपी काफी स्ट्रेंथ रुपी में अभी यूएसडी के सामने दिख रहे हैं। तो ये एक एडिशनल रेस्टिव फैक्टर है। बुआई की बात करें तो धनिया में बुआई काफी बड़ी है। जो लास्ट ईयर की गुजरात की जो एकरेज है वो ये टाइम 20,000 हेक्टर के करीब थी, वो अभी करीबन 93,000 हेक्टर मींस ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स एकरेज बढ़ी है। तो इसका एक प्रेशर रहेगा प्राइसेस पे। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस वीक रह सकते हैं। आज जो भी उछाल है, मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। 6200 के करीब आ जाए, वहां पे एक बार बेच के वहां ट्रेड करना है। मुझे लग रहा है कि 5800 तक के टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में दिखने को मिल सकते हैं। 6400 का स्टॉप लॉस पे लगा है। यहाँ से और 300-400 पॉइंट की वीकनेस में धनिया में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। धनिया में यहाँ पर मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। ऑलरेडी 6 महीने के निचले स्तरों पर यहाँ पर भाव है, लेकिन हल्दी में खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। सुनील, आप कैसे देखते हैं? आपकी यहाँ पर टॉपिक्स क्या रहेंगी? जी मनीषा, मुझे लगता है कि टर्मरिक एक पिक ऑफ द कमोडिटी माना जा सकता है। इनफैक्ट जीरा भी इन वे थोड़ा बहुत और करेक्शन होता है, 13,500 के रेंज में आता है, तो एक ठीक ठाक एंट्री लेवल माना जा सकता है।
बट अभी के लिए मुझे लगता है कि 5,600 के आसपास जो टर्मरिक चल रहा है उसमें एक टेक्निकल फ्रंट पे भी बाइंग नजर आ सकती है। इवन मुझे लगता है कि जो आफ्टर फेस्टिवल का डिमांड खत्म होने के बाद जो करेक्शन हमको देखने को मिला था, कहीं ना कहीं प्राइसेस बॉटम आउट हो रही हैं, तो फिजिकल डिमांड इवन एक्सपोर्ट डिमांड ग्रेजुअली मेरे ख्याल से बढ़ सकता है। तो 5,550 के रेंज में अगर टर्मरिक मिलता है तो खरीदी ठीक ठाक बनती है। 5,800 से लेकर 5,900 तक का एक लेवल फिर से देखने को मिल सकता है टर्मरिक में। यानी हल्दी क्लियरली यहाँ पर एक सिंपल बाय के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। हम खरीदारी वहां पर आता हुआ देखेंगे। बात अब यहाँ पर गुआर की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है। काफी हद तक गुआर यहाँ पर कच्चे तेल को फॉलो करता है, जहां पर हमने जोरदार बढ़त बनते हुए देखी है। पिछले हफ्ते की 5.25% की बढ़त के बाद इस हफ्ते में भी करीबन 2% की तेजी यहाँ पर है। एक्सपोर्ट नंबर्स कुछ बहुत बेहतर होते हुए नजर आए हैं। ज्ञानशेखर, आप कैसे देखते हैं गुआर को, और कितना कोरिलेशन फिलहाल क्रूड ऑयल के साथ गुआर दिखा रहा है? Well, it's very well correlated right now. Or teasing main reason is because of crude oil, and one more reason is the domestic market. कुछ supply का भी problem है in the main growing belts. So I think buyers have returned again in Goa. मेरे ख्याल से 4,200 तक भी जाने का chances है, maybe even more than that. So it is a clear buy and dips from here. Both crude oil and the domestic problems in Goa is going to support prices higher from here. खरीदारी की राय यहाँ पर गुआर में आगे चलकर भी है। सुनील, यहाँ पर आप क्या लेवल्स देखते हैं, और गुआर सीड और गुआर गम में आपकी यहाँ पर चॉइस ऑफ कमोडिटी क्या होगी? जी, मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइसेस में इजाफा देखने को मिल सकता है। जैसे प्रीवियस एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इजाफा होने से एक पॉजिटिविटी है मार्केट में। एक्सपोर्ट डिमांड हो सकता है आने वाले समय में और इंप्रूव हो जाए, और मुझे लगता है कि इस बार का ओवरऑल प्रोडक्शन भी 45 to 50 लाख बैग्स का ही है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले ठीक ठाक नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 75 लाख बैग्स का सप्लाई था। तो कहीं ना कहीं इस बार का क्रॉप भी छोटा है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोविड वैक्सीन के चलते मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। तो गुआर सीड में मुझे लगता है कि 3,900 या 3,950 के लेवल में एक एंट्री बनती है। 4,100 तक का एक लेवल हमको देखने को मिल सकता है। गम में मुझे लगता है कि 6,100 का लेवल एक ठीक ठाक एंट्री लेवल रहेगा। 6,300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। और अब फोकस शिफ्ट करते हैं कैस्टर की तरफ। पिछला साल यहाँ पर मुनाफा वसूली वाला था, काफी अच्छी गिरावट हमने यहाँ पर आते हुए देखी थी, लेकिन इस साल में अब तक 6.5% के गेन्स हमें कैस्टर सीड दिखा चुका है। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो इतनी तेजी नहीं है, लेकिन ये काफी हद तक जो बढ़त है हमने मिड ईयर में आते हुए देखी थी। यहाँ पर रवि, आपके क्या व्यूज है? कैस्टर की फसल यहाँ पर उसका एक इम्पैक्ट हमने भावों में जरूर आता हुआ देखा, लेकिन अब यहाँ से कारोबार कैसे किया जाए? हाँ, डेफिनेटली मनीषा जी, हाई लेवल से जो प्रेशर था उसका बेस्ट एंड बेटर रीजन यही था कि जिस हिसाब से कैस्टर में इनिशियली ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी कि जो क्रॉप लास्ट ईयर का जो एंडिंग स्टॉक है वो काफी हायर था, तो वो मार्केट में काफी सप्लाई उसका प्रेशर की एक एक्सपेक्टेशंस थी। बट जैसे टाइम गया सप्लाई इशू मेरे हिसाब से एक अच्छी रैली यहाँ से दिखा सकता है। सेकंड, जो चाइना बांग्लादेश जैसी नेशन से एक्सपोर्ट इंक्वायरीज जो थोड़ी कम आ रही थी स्पोर्ट मार्केट में, इस हिसाब से भी फिजिकल डिमांड कम थी, तो उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और मुझे लग रहा है कि कैस्टर यहाँ से एक अच्छी रैली दिखा सकता है। लास्ट बात करें फंडामेंटल, वो है कि चाइना की डिमांड है और वो वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे रिज्यूम हो चुके हैं, तो एक ये भी फैक्टर है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव फैक्टर रह सकता है। और जो इंडस्ट्रियल एग्री कमोडिटीज है उसमें वैक्सीन का भी एक सबसे बड़ा रोल है कि इस हिसाब से मार्केट में थोड़ी होप है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज फिर से रिज्यूम हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार बाय करके चले, 4500 के करीब बाय करें, 4420 4420 का एक स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 हफ्ते में ये 4750 4750 तक के लेवल्स पे अचीव कर सकता है, तो अच्छे एक अपसाइड के लिए यहाँ पे एक बार बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर बात करी है, और मेरे पास शो में अब लास्ट के 40 सेकंड है। 10-10 में आप सबको दूंगी और आप मुझे ये बताएं कि आपकी टॉप कमोडिटी क्या होगी, क्योंकि हमने सभी सेक्टर्स पे यहाँ पर बात की है। सुनील, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। पूरे सेक्टर में अक्रॉस बोर्ड आपकी एक टॉप पे क्या रहेगी? जी, मुझे लगता है कि चने में अच्छी वॉलेटिलिटी है और मोमेंटम भी ठीक है। प्राइसेस रिसेंटली 1,000 रुपए करेक्ट हुए थे, मुझे लगता है कि 4,750 के रेंज में सेल कर सकते हैं। 4,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें।
4600 का लेवल देखने को मिल सकता है फिर से। ओके, चने में बिकवाली करने का टॉपिक है यहाँ पर। ज्ञानशेखर, आपकी टॉप रिकमेंडेशन क्या रहेगी? Manisha, oil seeds is my favorite, and I think both CTO and refined soya oil are looking very good. Clearly, it's a bio-industry from here, and you can add cotton also to it because cotton is also looking solidly bullish from here. So, तीनों में तेजी है, and I think all three are bio-industry from here. रवि, आपकी एक टॉपिक? आई विल बेट फॉर कपास। आई थिंक कॉटन कॉम्प्लेक्स में जो तेजी है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये कपास है। आगे जाके मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में 1220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1160 का स्टॉप लॉस लगा है। तो पूरी जो कमोडिटीज है नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स वुड आउट परफॉर्म। चलिए, कॉटन यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा इन द लाइन ऑयल सीड्स है और चने में यहाँ पर बिकवाली। ये हमारी टॉप पिक्स एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल के आ रही हैं अगर आपको एग्री कमोडिटीज में अगले हफ्ते कारोबार करना है तो। लेकिन इसी के साथ सुनील, रावी, ज्ञानशेखर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज।